तभी एक मीडिया पर्सन कहता है, क्या ये सच है कि आकाश गुलेरिया की जान अनिका गुलेरिया ने बचाई है? हमने सुना है कि अनिका गुलेरिया की याददाश्त जा चुकी है। वो खुद भी नहीं जानते कि आकाश गुलेरिया की जान कैसे बचाई गई। क्या ये सच है? कर्ण गुलेरिया आगे आए। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने मुद्दे को वहीं तक रखें। आप सभी को यह जानकर खुशी हुई होगी कि आकाश गुलेरिया अब खतरे से बाहर है। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि जब आकाश पूरी तरह ठीक हो जाएगा, आपके हर सवाल का जवाब वो खुद देगा। गुलेरिया इंडस्ट्री आपको खुद इनवाइट करेगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था की जा चुकी है। गुलेरिया परिवार को मेजबानी का अवसर दें, कृतार्थ करें। इतना कहकर कर्ण गुलेरिया बिना रुके वहां से चले जाते हैं। स्क्रीन के सामने बैठकर लच्छू और विक्की इस खबर का लाइव देख रहे थे। विक्की कहता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। जब तक मैं आकाश को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। लच्छू कहती है, तुम्हें अपनी आंखों से देखने के बाद भी विश्वास नहीं होगा? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो आकाश ही है। विक्की कहता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद मुझ तक पहुंच कैसे गई? लच्छू अपनी जगह से उठकर कुछ दूरी पर खड़े रखे हुए फिश टैंक के पास चली जाती है। रंग बिरंगी मछलियों को देखने लगती है और बिना विक्की की तरफ देखे आगे कहती है, तुम उस तक कैसे पहुंचोगे? विक्की जवाब देता है, मैं उसका दोस्त हूँ, उसके अलावा उसका वकील भी। मेरे लिए क्या मुश्किल है? फिर अपनी जगह पर खड़े होते हुए आगे कहता है, अब तुम बताओ, तुम उस तक कैसे पहुंची? लच्छू आगे आते हुए कहती है, क्या दोस्त सिर्फ तुम्हारे ही पास है? लच्छू की बात सुनकर विक्की भौचक्का रह जाता है, लेकिन बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाता कि ये सब उसने कैसे किया होगा। उसके दिमाग में ख्याल चलने लगते हैं, वो दोस्त कौन है जिसने उसकी मदद की होगी? क्या कहीं वह दोस्त आकाश ही तो नहीं? तभी उसे याद आता है कि अगर आकाश उसका दोस्त हो, तब भी वो किसी से मिलने या बात करने की स्थिति में नहीं है। तभी लच्छू कहती है, इन सब बातों पर दिमाग खर्च करने से ज्यादा अच्छा ये है कि तुम ये सोचो कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे बचानी है। फिर वापस अपनी जगह से चलते हुए विक्की के एकदम करीब पहुंच जाती है और उसके कान के पास आकर आहिस्ता से कहती है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सावधान करने आई हूँ। तुम्हें याद है ना, मौत हर पल तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें आवाज लगाकर बुला रही है। विक्की विक्की विक्की, और उसके बाद पीछे हटते हुए मुस्कुराने लग जाती है। फिर विक्की की आंखों में देखते हुए अपना अंदाज बदलते हुए कड़क आवाज में कहती है, कहीं तुम्हें उस अनिका से प्यार तो नहीं हो गया? लच्छू को इस तरह खुद को घूरते हुए देखकर विक्की कुछ सकपका जाता है। विक्की की असमंजस को देखते हुए लच्छू दूसरी ओर घूम जाती है और सामान्य अंदाज में कहती है, तुम मुझे प्यार करो, इसमें कोई हर्ज नहीं। दिल तो मासूम होता है, किसी पर भी आ सकता है, फिर वो तो बेहद खूबसूरत भी है। फिर आदेश देने के अंदाज में कहती है, याद रहे, हमें सिर्फ हमारे पाव ड्रग से मतलब है, हमें अनिका की जान नहीं चाहिए। ड्रग के लिए जान लेनी पड़े तो वो बात अलग है। फिर व्यंग्य करते हुए कहती है, वो ड्रग मिल जाए तो तुम उसके साथ जितनी चाहो उतनी रातें हसीन करो, लेकिन वकील साहब मोहब्बत का मजा तो तब है जब वो दो तरफा हो। फिर हंसते हुए कहती है, उसकी मोहब्बत में शहीद मत हो जाना, हमें तुम्हारी शहादत की नहीं काबिलियत की ख्वाहिश है। विक्की इतनी आसानी से किसी के सामने घुटने टेक दे, इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था, लेकिन अचानक से उसकी दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया था, इसलिए वो खामोश रह गया। बेशक लच्छू ने ये बातें उस पर तंज कसते हुए कही थी, पर लच्छू अच्छी तरह से उसमें फना हो जाना ही था। अपनी बात कहने के बाद लच्छू सभी बातों को सोचते हुए अपनी जगह पर खड़ा रहकर उसे जाते हुए देखता रहा। फिर थोड़ी ही देर बाद वो अपनी सोच से बाहर आते हुए खुद से ही कहता है, मुझे जाकर आकाश से मिलना चाहिए। यह सोचते ही उसके मन में एक मीठा ख्याल पैदा हो जाता है, क्या पता वहां से मुलाकात हो जाए। ये सोचते ही उसके पूरे शरीर में हल्की सी गुदगुदी के साथ मीठी सी रहन पैदा हो जाती है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मारवा हाउस। प्रीति के चले जाने के बाद अनिका मयूर को कॉल करने के लिए फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है कि तभी उस पर एक दूसरी कॉल आ जाती है। अनिका कॉल ले लेती है। जैसे ही फोन कान पर लगाती है, उधर से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग मैडम। अब तक वो पूरे स्टाफ के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई है। आपके कहे अनुसार हम हर वक्त उस पर नजर रखे हुए हैं, कहीं पर भी कोई भी संदेह की बात सामने नहीं आई है। इन सब के बावजूद विशेष बात यह है कि उसके यहाँ आने के कुछ ही दिन बाद उसके कमरे के डस्टबिन की जांच करने पर एक अजीब सी चीज सामने आई है। अनिका सारी बातें खामोशी से सुनती जाती है। वो आगे कहता है, मैडम, उसमें से हमें एक इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन मिला था। तब हमें लगा कि वो कोई सामान्य बुखार की दवाई आदि के लिए लिया गया होगा, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि वो किसी ड्रग के एडिक्टेड तो नहीं है।
इसलिए हमने उसे सैंपल को अपने हॉस्पिटल की लैब में ही जांच के लिए भेज दिया, जिसकी जांच करने पर अब कई दिनों के बाद ये बात उजागर हुई कि उसे प्राप्त लिक्विड का सैंपल किसी भी तरह की आम दवाइयों के साथ मैच नहीं कर रहा है। अनिका कहती है, ठीक है, तुम उस पर निगाह बनाकर रखो, उसके सैंपल की रिपोर्ट मैं हॉस्पिटल से इकट्ठा करवा लूंगी। जैसे ही अनिका फोन रखने लगती है, तभी वो सिक्योरिटी गार्ड आगे कहता है, एक और बात मैडम। अनिका सुनने लगती है। वो आगे कहता है, मैडम, उसने अपनी पहली सैलरी मिलने पर रोज की जरूरी चीजों की जगह पर सबसे पहले ई-कॉमर्स पर एक महंगा लैपटॉप खरीदा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उसे एक्सेस नहीं कर पाए हैं। बस इतना ही कहना था। अनिका कहती है, ठीक है, मैं आगे देख लूंगी, गुड वर्क। अनिका तुरंत प्रीति को कॉल करती है। इस वक्त प्रीति सनी के रूम की तरफ जा रही थी, क्योंकि शिमकार को मैसेज मिला था कि वो उसका इंतजार वहीं पर कर रहा है। अनिका की कॉल देखकर वो अपनी जगह पर रुक जाती है और अपने फ़ोन को कान पर लगाते हुए कहती है, हेलो अनिका दी, क्या मुझे वापस आना है? अनिका कहती है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। प्रीति ध्यान से सुनने लगती है। अनिका आगे कहती है, होटल हेवन का खेल शुरू हो गया है, तुम अपनी पारी खेलना शुरू करो। प्रीति मुस्कुराकर जवाब देती है, ठीक है दी। तभी अनिका कहती है, लेकिन इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कह पाती, प्रीति बीच में ही बात काटते हुए कहती है, हाँ, मुझे याद है, अकेले नहीं जाऊंगी, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दूंगी। अनिका मुस्कुरा देती है और फ़ोन कट कर देती है और प्रीति वापस उसी दिशा में बढ़ जाती है जिस ओर जाने के लिए निकली थी। सनी का कमरा। प्रीति कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो वो पहले से ही खुला हुआ था। सनी और ओमकार दोनों ही एकदम सामने बैठे हुए नजर आते हैं। एक बीन बैग पर बैठा हुआ था तो दूसरा बेड पर अपने पैरों को नीचे लटकाकर बैठा हुआ था। एक ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक कर रखा था तो दूसरे ने अपने सिर को दीवार से टिकाकर अपने दोनों हाथों को बेजान सामान की तरह नीचे की ओर लटकाया हुआ था। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा लटके हुए उन दोनों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे कि उनकी जिंदगी में भूचाल आया है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर प्रीति टेंशन में आ जाती है और दौड़कर ओमकार के पास पहुंच जाती है। फिर अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपने दोनों हाथ उसके घुटनों पर रख देती है और घबराकर पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? ओमकार प्रीति की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। प्रीति उठकर खड़ी हो जाती है। फिर ओमकार के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहती है, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। ओमकार प्रीति की आंखों में देखने लगता है लेकिन इस बार भी एक शब्द नहीं बोलता। प्रीति उसके कंधों पर हाथ रखकर हिलाकर बहुत ही जोर जोर से झटके देते हुए कहती है, बोलो। ओमकार अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके सिर्फ इतना ही कह पाता है, क्या बोलूं, और उसके बाद फिर से चुप हो जाता है। प्रीति आश्चर्यचकित होकर उसके चेहरे की तरफ लगातार देखती जाती है। वह इंतजार कर रही होती है कि आगे ओमकार कुछ कहेगा। तभी उसे अपने पीछे की ओर से सनी की आवाज सुनाई देती है, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब प्रीति पलटकर पीछे की ओर देखती है और कहती है, क्या बर्बाद हो गया? लेकिन सनी आगे कुछ नहीं कहता। प्रीति ओमकार के पास से सनी की तरफ बढ़ जाती है और उसके चेहरे के सामने खड़े होकर कहती है, प्लीज आगे बोलो। तभी ओमकार बोलता है, हमारे सपने पूरे होने से पहले ही बिखर गए। इस बार वो दोबारा से चुप हो जाता है। दोनों दोस्तों की इन हरकतों पर अब प्रीति को चिंता से कहीं ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह पानी से भरा गिलास लेती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। धीरे धीरे करके एक एक घूंट पानी पीने लगती है और इस बीचों बीच बारी बारी दोनों की तरफ देखती जाती है। पानी खत्म करने के बाद खड़ी होती है और धमकी देते हुए कहती है, अब तुम दोनों में से कौन मुझे पूरी बात बताएगा? या तो सीधे तरीके से अपना मुंह खोलो, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह पर सीधे बैठ जाते हैं और प्रीति की तरफ देखने लगते हैं। प्रीति उन दोनों के चेहरों पर सवाल देखकर बिना पूछे ही जवाब देती है, मैं तुम दोनों पर ड्रग का इस्तेमाल करूंगी, जिसका इस्तेमाल पुलिस अपराधियों से सच उगलवाने के लिए करते हैं। और वो तोते की तरह सब कुछ बोलने लग जाते हैं। प्रीति की बात सुनकर सनी घबरा जाता है, क्योंकि प्रीति के खड़ूस डॉक्टर के रूप के दर्शन काफी दिनों से कर रहा था। उसे यकीन था कि वो जो कह रही है कर भी सकती है। इसलिए पहले सनी ही बोलना शुरू करता है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद शुरू से अंत तक विस्तार से सारी बातें बता देता है कि किस तरह उन्होंने ऑनलाइन गेम प्रोजेक्ट तैयार किया और रिया के इनकार की वजह से वो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। तभी ओमकार अपना चेहरा लटकाए हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें।
हमें एक दूसरे से मिलने के लिए ना बहाने खोजने पड़ेंगे और ना ही किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे सिद्धार्थ भैया ने उनके साथ काम करने के लिए ऑफ़र किया है, लेकिन हमेशा किसी के अंडर काम करना और खुद का काम शुरू करना दो अलग अलग बातें हैं। उन दोनों की बातें सुनने के बाद प्रीति राहत की सांस लेती है और फिर दोनों को चीयर अप करते हुए कहती है, कम ऑन गाइज, लाइफ में ये सब चलता रहता है। तुम तो इस तरह दुखी हो रहे हो जैसे बनाया हुआ महल गिर गया हो। तुम ही बताओ, क्या रेत के महल कभी टिका करते हैं? प्रीति की बात सुनकर दोनों उसे हैरानी से देखते हैं। प्रीति आगे कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि तुमने केवल सोच के अंदर ही बड़े बड़े ख्वाब देख लिए। ख्वाब नींद के खुलते ही टूट जाते हैं। किसी भी काम की शुरुआत में इस तरह की दिक्कतें होती ही हैं। किसी भी काम की शुरुआत ही सबसे मुश्किल स्टेज होती है। अगर उसे पार कर लोगे तो आगे रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। प्रीति की बात उन दोनों को अच्छी लगती है। वह उसकी बात को अच्छी तरह समझ भी पाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उदासी कम नहीं होती। प्रीति उनका मूड ठीक करने के लिए कुछ सोचती है और फिर कहती है, अच्छा चलो, आज मैं तुम दोनों को लंच पर ले चलती हूँ। अब जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज करके अभी आती हूँ। इसी बहाने प्रीति होटल हेवन जाकर अपनी पारी आज ही से शुरू करना चाहती थी।